नमस्कार। वेलकम टू एक्यूरेट योगा। स्वागत है आप सबका। तो दोस्तों, आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ के अंतर्गत दिसंबर 2018 में योग विषय से पूछे गए प्रश्नों का पार्ट 8 हम करेंगे। इस पार्ट में हम 71 से लेकर के 80 तक क्वेश्चंस को करेंगे। यदि आपने इससे पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है तो कृपया देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले 71 नंबर प्रश्न। यहाँ पर दो असर्शन एंड रीजनिंग दिए गए हैं दोस्तों। तो सबसे पहले कहा गया कि योग के अभ्यास विशेष का प्रदर्शन स्वयं शिक्षक द्वारा किया जाना वांछनीय होता है। मीन्स अगर योगिक प्रैक्टिसेस जो है स्वयं टीचर अगर करके दिखाएगा बच्चों को, तो बच्चे जो है ज़्यादा जल्दी इफेक्टिव लर्निंग होगी वो। हाँ, वांछनीय है मीन्स करना चाहिए, ये पॉसिबल है। मतलब एक जो है हमारा राइट है। दूसरी अगर बात करें रीजन की, तो स्वयं के प्रदर्शन द्वारा शिक्षक विद्यार्थियों से उत्तम ढंग से संवाद कर सकता है, मीन्स कम्युनिकेट कर सकता है। तो ये क्या बात ये सही लग रही है? हाँ, बिल्कुल भी सही। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि आप अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचा सके। मीन्स टीचर जो सिखाना चाह रहा है वह स्टूडेंट अच्छे से सीख जाए, यही तो है कम्युनिकेशन मीन्स वहां पर योगिक प्रैक्टिसेस में। तो अब ए भी सही है और आर भी सही है, और आर जो है ए की व्याख्या भी सही कर रहा है, मीन्स असर्शन सही है, रीजनिंग भी सही है, और दोनों की व्याख्या जो है रीजनिंग वो भी सही है। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन नंबर जो है एक बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये दोस्तों, ये प्रश्न ऐसे होते हैं जो कॉमन सेंस के होते हैं। इसमें अगर आप देखें कि हमें कहाँ से मैटर मिलेगा, किस बुक से हम पढ़े, तो ये आप कहीं से नहीं पढ़ पाओगे। इस चीज का आपको केवल और केवल आपकी कॉमन सेंस उत्तर दे सकती है। यहाँ पर कॉमन सेंस होना जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको पढ़ना जरूरी नहीं है, जितना आपके अंदर समझ जरूरी है। समझ होगी तो आप इस प्रश्न का, ऐसे प्रश्न जितने भी आएंगे उनका इजीली आंसर दे सकते हैं। तो इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। इसका आंसर होगा आपका एक। नेक्स्ट है 72 नंबर प्रश्न। यहां पर भी असर्शन रीजनिंग है। कहा गया है कि धारणा के अभ्यास से पूर्व प्राणायाम आवश्यक है। तो क्या यह बात सही है? अगर आप लोगों ने योग सूत्र पढ़ा है, योग सूत्र महर्षि पतंजलि कृत, जिसको आप योग दर्शन के रूप में समझते हैं, व्यास भाष्य आदि जो लिखे गए हैं उनके ऊपर, तो वहां पर कहा गया कि धारणा के अभ्यास से पूर्व प्राणायाम आवश्यक है। तो प्राणायाम को जब आप पढ़ते हैं तो वहां प्राणायाम बताए गए हैं 4 प्रकार से, यही पता है। प्राणायाम के बाद में अगला सूत्र आता है ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। ततः क्षीयन्ते प्रकाशावरणम, कहते इससे प्रकाश का आवरण क्षीण होता है, प्रकाशावरणम। और क्या कहते हैं? धारणासु च योग्यता मनस है, धारणासु च योग्यता मनस है। अब आप लोगों का कर्तव्य क्या है ये ध्यान रखेंगे, योग्यता मनस है। आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उसमें मुझे इन दोनों सूत्रों की संख्या जरूर बताएंगे, किस टाइम पर ये मैंने बात बोली है, टाइम नोट करेंगे, और साथ में वहां श्लोक, ये जो सूत्र संख्या है वो जरूर लिखेंगे, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों को समझ में आती हैं सारी की सारी चीजें। ए अपना ठीक है सर, बिल्कुल सही है, क्योंकि धारणा सूचा योग्यता मन से, मतलब प्राणायाम करने से धारणा की योग्यता आ जाती है, ये बात सर सही है, ए ठीक है अपना। आर की बात करें, प्राणायाम के अभ्यास से सत्व के प्रकाश का आवरण क्षय हो जाता है। सर बिल्कुल, जो सत्व मतलब ज्ञान है उसके आगे जो आवरण छुपा होता है वो आवरण दूर हो जाता है, और मन धारणा की योग्य हो जाता है। सर रीजन भी हमारा परफेक्ट है, जो सूत्र है महर्षि पतंजलि के उन्हीं की व्याख्या की जा रही है। तो ए और आर दोनों सही है यहाँ पर, तो इसलिए हमारी व्याख्या भी सही होगी। तो इसमें भी हमारा उत्तर जो होगा वो क्या होगा? ए और आर दोनों सही है, और आर ए की व्याख्या भी सही है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो है क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल ओके हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम। 73 नंबर प्रश्न, ये भी असर्शन रीजनिंग का है। यहां पर अगर बात करें तो दो चीजें कही गई हैं आपको। तकनीक एवं उद्देश्य के आधार पर प्राणायाम के अभ्यास अन्य श्वसन अभ्यासों से सर्वथा भिन्न होते हैं। कि जो हम प्राणायाम करते हैं वो अन्य अभ्यासों से डिफरेंट होते हैं। जैसे प्राणायाम आपने नाड़ी शुद्धि किया तो अलग है, अलग तरीके से श्वास लिया। कपाल भाती आपने किया, षटक्रिया है, उसमें श्वास आपका अलग गति से था। भस्त्रिका किया तो आपका श्वास का जो क्रम था वो अलग था। किसी आसन विशेष में करते समय श्वासों का क्रम अलग था। तो मतलब अलग अलग होते हैं। तकनीक और उद्देश्य जो आपका है उसके आधार पर अलग अलग होते हैं। मान लीजिए किसी को ठंड बहुत ज्यादा लग रही है, अब उसका उद्देश्य क्या है? सर उसे गर्मी चाहिए, तो वो क्या करेगा? सूर्य भेदी करेगा। तो उद्देश्य के आधार पर सूर्य भेदी हो गया। किसी को गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है तो उसका उद्देश्य है कि इसे शीतलता चाहिए, तो वो शीतली शीतकारी जैसे अभ्यास करेगा। तो मतलब तकनीक और उद्देश्य के आधार पर प्राणायाम डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। ए अपना बिल्कुल राइट है सर, यहाँ पर इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर दूसरी बात हम देखते हैं कि योगाभ्यास की प्रकृति विभिन्न प्रकार की होती है, और इनकी विभिन्न प्रकार की क्रिया विधियों द्वारा विशेष प्रकार के योगाभ्यासों के परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। मीन्स रीजन भी अपना सही है।
कि योगाभ्यासों की प्रकृति डिफरेंट डिफरेंट है। ये हमने देख लिया कि कोई शीतल प्राणायाम है, कोई जो है गर्म देने वाला है, कोई कॉन्स्टिपेशन को रोकने वाला है, तो कोई कॉन्स्टिपेशन को बढ़ाने वाला है। मीन्स शरीर में जो है जो मोशन लगते हैं उनको रोकने वाला है। किसी किसी से हमारे शरीर में जो है पानी की मात्रा इंक्रीज होती है, किसी से हमारे शरीर से पानी की मात्रा कम होती है। ऐसे ऐसे अभ्यास हैं। किसी से हमारा वेट गेन होता है, किसी अभ्यास से हमारा वेट जो है डाउन होता है। तो इस तरीके से अलग अलग परिणाम हम प्राप्त कर सकते हैं। तो मतलब ए भी सही है, आर भी सही है, बोथ आर राइट, और व्याख्या भी सही है। तो हमारा इसका ऑप्शन क्या होगा, ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी जो है बिल्कुल सटीक मालूम होती है। तो हमारा ऑप्शन जो है यहां पर भी 2 हो जाएगा। तो इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है 74 नंबर प्रश्न। कुंभक के अभ्यास के पूर्व नाड़ी शोधन आवश्यक है। कुंभक किसको बोलते हैं सर? कुंभक का मतलब होता है जब आप सांस को रोकते हैं। ओके, परंतु यहां पर अगर आप देखेंगे तो कुंभक का मतलब लिया गया है प्राणायामों से, जो हम हठ प्रदीपिका आदि में पढ़ते हैं। प्राणायाम प्राणायाम कितने हैं? हठ प्रदीपिका में कुंभक की बात करें तो कुंभक जिनको हम प्राणायाम की संज्ञा भी देते हैं, हठ प्रदीपिका की अगर बात की जाए तो सर 8 कुंभक है। गिरण संहिता में भी 8 कुंभक है। गिरण संहिता में भी 8 कुंभक है। तो ये 8 कुंभक बताए गए हैं। तो वो जो कहते हैं कि कुंभकों से पहले नाड़ी शोधन अति आवश्यक है। अगर आप लोगों ने गिरण संहिता पढ़ा है तो वहां पर साफ साफ कहा है कि जब कुंभक का अभ्यास करना है तो कुंभक से पहले क्या क्या आपको पता होना चाहिए सर? कहते कुंभक से पहले सबसे पहले स्थान निर्णय करें आप, फिर काल निर्णय करें, फिर मिताहार का पालन करें, और फिर कुंभक आदि का अभ्यास करें। मीन्स कुंभक में भी नाड़ी शुद्धि करें। यहाँ पर नाड़ी शुद्धि करें, नाड़ी शुद्धि करें। नाड़ी शुद्धि के बाद में आपको कुंभकों का अभ्यास करना है। मतलब नाड़ी शुद्धि कुंभकों से पहले हमेशा ही आवश्यक बताई गई है प्रत्येक ग्रंथ में। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप यहाँ क्योंकि लगा करके देखेंगे, क्योंकि मलपूरित नाड़ियों में प्राण का प्रवाह नहीं होता, जिससे उन्मनी भाव की प्राप्ति न होने के कारण साधना पूर्ण नहीं होगी। बिल्कुल सही है सर। रीजन भी अपना परफेक्ट हमें मालूम पड़ता है। यहाँ पर रीजन भी सही दिया गया है। तो यहाँ पर भी अगर देखें तो अपनी व्याख्या क्या होगी, वो भी राइट है। ए भी सही है और आर भी जो है राइट है बिल्कुल। तो ए और आर दोनों सही है और उनकी व्याख्या भी बिल्कुल सही होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न। लघु शंख प्रक्षालन की तकनीक में निम्नलिखित आसनों को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो लघु शंख प्रक्षालन किसने दिया है? स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने बताए हैं आसन। सत्यानंद सरस्वती। अब ये डाउट दोस्तों क्लियर होना चाहिए कि महर्षि गिरण ने शंख प्रक्षालन के कोई भी आसन नहीं बताए गए हैं, परंतु स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने सबसे ज्यादा उस पर रिसर्च की। तो उन्होंने 5 आसन बताए कि अगर ये आसन हम करते हैं पानी पी करके तो हमारे जो आंतें हैं वो जल्दी से जल्दी साफ होती है, जिसको हम लघु शंख प्रक्षालन के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि सबसे पहले आप ताड़ासन कीजिए, उसके बाद में तिर्यक ताड़ासन कीजिए, तिर्यक ताड़ासन कीजिए। उसके बाद में कहते हैं कटी चक्रासन करने के लिए कटी चक्रासन। इसके बाद में फिर कहते हैं त्रियक भुजंगासन। ये वर्ड अच्छे से पता होना चाहिए, त्रियक भुजंगासन या केवल भुजंगासन। त्रियक भुजंग की बात कही गई है वहां, त्रियक भुजंगासन। और लास्ट में कहते हैं उद्राकर्षणासन, उद्राकर्षण आसन। तो ये आपके 5 आसन होते हैं। तो अब इनको करने की टेक्निक हमेशा ध्यान रखेंगे क्या होती है कि यहां अगर 2 लिखा है तो ताड़ासन के आगे 2 लिखिए, 2 लिख दिया है। त्रियक ताड़ासन के आगे 1 लिखा है तो त्रियक ताड़ासन के आगे 1 लिखिए। उद्राकर्षण के आगे 4 लिखा है तो उद्राकर्षण के आगे 4 लिखिए। कटी चक्रासन के आगे 5 लिखा है तो यहाँ पर 5 लिखिए। और क्या बचा, त्रियक भुजंगासन के आगे 3 लिखा है तो आप 3 लिखेंगे। तो क्या बना, 2 1 5 3 और 4, ये सीक्वेंस बनी। ये जहां पर भी मिलेगा वही आपका आंसर ठीक हो जाएगा। तो 2 1 5, 2 1 5 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। मतलब कि जो फोर्थ ऑप्शन है हमारा, अगर नीचे देखें हम तो फोर्थ ऑप्शन है, यहां पर अपने को राइट आंसर मिल रहा है 2 1 5 3 और 4। तो अपना जो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, उत्तर राइट हो जाएगा। तो इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 76 नंबर प्रश्न है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार निम्नलिखित चक्रों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अगर आरोही क्रम हम देखें, पहली बात तो हमें यह पता होना चाहिए कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति में चक्र कितने हैं, 9 चक्र है। केवल एकमात्र ऐसा हठयोगिक टेक्स्ट है जिसमें 9 चक्रों की बात आपको देखने को मिलती है। ठीक है, एक उपनिषद भी है ऐसा जिसमें 9 चक्रों की बात कही गई है। वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, वो मुझे बताएंगे कि कौन सा उपनिषद है जिसमें 9 चक्रों की बात आती है। योगोपनिषदों में से एक उपनिषद है जिसमें 9 चक्र कहे गए हैं। उस उपनिषद को आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, और टाइमिंग के साथ कि वीडियो में इतना टाइम चल रहा है उस टाइम पर मैंने ये प्रश्न पूछा है। क्योंकि एक ही वीडियो में दोस्तों मैं कई प्रश्न पूछ लेता हूं, तो आपको पता होना चाहिए कि किस वीडियो में
किस टाइम पर मैंने जो प्रश्न पूछा है वो टाइम संख्या लिख करके, टाइम लिख करके, और फिर आप अपना उत्तर लिखें कि हाँ ये वाला उपनिषद। ठीक है, खैर आगे चलते हैं। निम्नलिखित चक्रों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम किसको कहते हैं ये पता होना चाहिए। आरोही और अवरोही दो चीज होते हैं। आरोही का मतलब होता है ऊपर की ओर जाना, अवरोही अवनति, अवनति सुना है आप लोगों ने, अवनति मतलब नीचे की तरफ गिरना। तो अवरोही वर्ड का मतलब यही है, अवरोही मीन्स नीचे जाना, नीचे की तरफ जाना, आरोही में ऊपर की तरफ जाना। ऊपर जाएंगे तो हमारे शरीर में पहला चक्कर कौन सा है सर, मूलाधार चक्र को कहते हैं हम, नीचे से मूलाधार चक्कर, जिसको यहां पर क्या कहा गया, आधार कहा गया, आधार चक्कर, या जिसको मैं बोलूं अच्छे वर्ड जिसके लिए हम यूज करें तो यहां पर सिद्ध सिद्धांत पद्धति में मूलाधार न कह करके एक अच्छा वर्ड दिया गया है, क्या, ब्रह्मचक्र, ब्रह्म चक्र बोला गया उसे। उसके बाद में दूसरा देखें तो स्वादिष्ठान बोला गया है। सारे के सारे चक्र यहां लिख लेते हैं कर्मानुसार, मैं जल्दी से लिख देता हूं दोस्तों। अब आपके सामने सारे के सारे चक्र लिखे जा चुके हैं। पहला नीचे से हम चक्र गिनते हैं, ब्रह्म चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, अनाहत चक्र, कंठ चक्र, तालु चक्र, 7th है भ्रू चक्र, 8th नंबर पर ब्रह्मरंध्र जिसे हम निर्वाण चक्र भी कहते हैं, और 9वां है आपका आकाश चक्र जो कि सबसे ऊपर पाया जाता है। तो यहां पर अपने से जो प्रश्न में पूछा गया, एक तो आकाश चक्र ऑप्शन में दिया है, कंठ चक्र है ऑप्शन में, जो जो ऑप्शन में उसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, भ्रू चक्र है, निर्वाण चक्र भी है, निर्वाण चक्र अथवा ब्रह्मरंध्र, दोनों में अंतर है दोस्तों, एक ब्रह्मरंध्र है, एक नीचे ब्रह्म चक्र दिया गया है, दोनों में अंतर होना चाहिए। फिर है तालु चक्र, तालु चक्र मतलब ऊपर ऊपर वाले पूछे गए अपने से। तो अब इनका ऑर्डर क्या दिया है प्रश्न में वो हम लिख देंगे। आकाश चक्र को क्या बोला गया सर, 1 नंबर पर बोला गया, आकाश 1 पर हो गया। ब्रह्मरंध्र को क्या बोला गया है, जिसे हम निर्वाण चक्र कहते हैं, इसको हमने 4 बोला हुआ है यहाँ प्रश्न में, प्रश्न के हिसाब से। भ्रू चक्र में 3 बोला गया है, तो भ्रू के लिए हम 3 वर्ड यूज कर देंगे। तालु के लिए 5 शब्द आया है, 5 लिख दिया है। कंठ चक्र के लिए आया है 2, तो इसके लिए क्या बना, 1 4 3 5 2, परंतु लिखना क्या था, आरोही क्रम में। आरोही कैसे होगा, इस तरीके से, मतलब कि आपका 2 5 3 4 1 ये होना चाहिए। 2 5 3 4 1 कहां पर आता है, ये आता है सर ऑप्शन नंबर 2 में। तो इट मींस आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर 2 कंफर्म आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है 77 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित क्रियाओं को ऊर्जा व्यय कैलोरी प्रति घंटा के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। मींस आपको कम ऊर्जा व्यय जो हो रही है वहां से आपको ज्यादा ऊर्जा व्यय हो रही है, उस तरीके से अरेंज करना है। तो आप लोगों को अगर ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसमें कॉमन सेंस की बात है कि चलना जो है सबसे कम ऊर्जा इनमें से आपकी लगेगी चलने में। उसकी अपेक्षा अगर करें तो चलने की अपेक्षा आपका जो तैरेंगे, जब आप पानी में तैरेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा ऊर्जा लगेगी। तैरने से भी ज्यादा आपकी दौड़ने में ऊर्जा लगेगी, और दौड़ने से भी ज्यादा आपकी सीढ़ियां चढ़ने में लगेगी। क्यों लगेगी, क्योंकि सीढ़ियां चढ़ते टाइम आप एक तो पैर चला रहे हैं, जो आपके चलने में भी चलने थे पैर, तैरते समय भी चल रहे हैं आपके पैर, दौड़ते समय भी आपके पैर मूव हो रहे हैं, परंतु सीढ़ियां जब चढ़ते हैं उस टाइम आपके पैरों की मूवमेंट हो रही है, ऊर्जा लग रही है। साथ में आपको धरती के अगेंस्ट काम करना है, ग्रेविटी के अगेंस्ट आपको काम करना है, ऊपर की तरफ चलना है, तो सर ऊर्जा सबसे ज्यादा लगेगी सीढ़ियां चढ़ने में। तो आपको यहां पर ये सीक्वेंस मिलती है इसके अनुसार। ये प्रश्न आप कहीं से रट्टा नहीं लगा सकते, कहीं पर भी आप पढ़ नहीं सकते, जरूरी नहीं कि ये सेम प्रश्न आपको कहीं मिल जाए, परंतु ये जो है आपकी कॉमन सेंस का प्रश्न है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे दोस्तों आपको एग्जाम में जो आपकी कॉमन सेंस को देखते हैं, क्योंकि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, ए लेवल का अधिकारी बनना है आपको भारत सरकार के अंतर्गत। तो वो चाहती है कि आपके अंदर कॉमन सेंस भी हो ना, बच्चों को मैनेज करें तो कॉमन सेंस भी हो। तो ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं कॉमन सेंस के, जो आपके कहीं पाठ्यक्रम से नहीं है। हालांकि ये पाठ्यक्रम का, ये डाइट एंड न्यूट्रिशन से है, बट ये क्वेश्चन अगर देखें तो आपका कॉमन सेंस का है। तो अब इसको देखिए कहाँ क्या है। दौड़ना जो है वो 1 नंबर पर दिया गया, इसके आगे 1 लिख देंगे आप। तैरना जो है वो 3 कहा गया, उसे 3 लिख देंगे। चलना जो है उसको कहा गया 2 लिख दिया है आपने। सीढ़ियां चढ़ना 4 कहा गया। तो सीक्वेंस बनाए 2 3 1 4, ये कहां पर है सर, ये 2 3 1 4 जो है ऑप्शन नंबर 2 में लिखा गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा। 2 3 1 4 आंसर आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 78 नंबर प्रश्न, हठ रत्नावली से प्रश्न आया है। इसमें पूछा गया है कि 2 सूचियां दी गई है, सूची 1 सूची 2, मिलान करना है। यहाँ पर एक साइड में कुछ क्रियाएं दी गई है और उनका सूची 2 में मिलान करना है कि वो किस रोग में प्रभावकारी हैं। इस यहाँ पर अगर हम सबसे पहले देखें दोती क्रम, तो दोती क्रम के लिए बोला जाता है कि दोती क्रम जो है कास श्वास प्लीह कुष्ठम, मीन्स कास और श्वास के लिए सबसे बेस्ट है। तो ए का अपने पास 3 उत्तर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा देखिए
नेति क्रिया, तो नेति के लिए कहा जाता है कि नेति जो है दृष्टि दोषों के लिए सबसे बेस्ट होती है। दृष्टिगत दोष होते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट होती है नेति। और त्राटक होता है तो हम त्राटक को भी क्लिक करते हैं, बट त्राटक ऑप्शन में नहीं है। फिर देखते हैं नेक्स्ट बस्ती। बस्ती जो होती है एक गुदा से संबंधित है हमारी, जहां मल इंद्रिय होती है उससे संबंधित है। तो यहाँ पर मल इंद्रिय से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो बस्ती क्रम की अगर बात करें तो बस्ती में गुलम और प्लीहा, ये दो रोग बस्ती से ठीक होना बताया जाता है ग्रंथों के अनुसार। फिर करते हैं चक्री क्रम की बात। तो चक्री क्रम करने से अर्श रोग जो होता है, जिसको हम बवासीर या फिस्टुला पाइल्स आदि बोलते हैं, तो उनमें जो होता है चक्री क्रम काफी लाभदायक माना जाता है। फिर आता है आपका नोली। नोली को कहा जाता है कि यह जो है जठराग्नि विवर्धन करने के लिए प्रभावकारी है, मीन्स मंद अग्नि में यह ज्यादा उपयोगी मानी जाती है। तो इस तरीके से अगर हम आंसर को मिलान करें तो ए का हमारा 3 होना चाहिए सर। ए का 3 अब आपका 2 जगहों पर है, बी का 5 भी होगा तो ये भी 2 जगहों पर है। सी में देखेंगे हम, सी जो है सी का 4 होना चाहिए सर। तो सी का 4 होने पर हमारा ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो एक्यूरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो C4 हो गया। डी का क्या 1 है, डी का 1 भी है, और ई का जो है आपका 2 होना चाहिए सर। इस हिसाब से हमारा पूरा का पूरा प्रश्न का उत्तर हमारे सामने निकल करके आ चुका है। जो हमें बेस्ट आंसर पता है एग्जाम में मिलान करने के लिए, उनको हम सबसे पहले देखें। एग्जाम में आप जाओगे, आप में बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो एक्यूरेट पता है, कुछ चीजों में आपको संदेह हो सकता है, तो इसलिए जो बेस्ट है उस चीज को सबसे पहले करो, फिर जो रिमेनिंग है वो आंसर से फाइंड आउट करने की कोशिश करें आप। अदरवाइज सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप सिस्टमेटिक अपनी स्टडी करें। अगर सिस्टमेटिक स्टडी कर रखी है तो आपको संदेह की कोई आवश्यकता ही नहीं है, कभी हो ही नहीं सकता जीवन में संदेह। तो इसी चीज के लिए मैंने आपके लिए कोर्स डेवलप कर रखा है, जिसमें आप नेट जेआरएफ की तैयारी आपको सिस्टमेटिक तरीके से करवाते हैं। अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं हमसे। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट 79 नंबर प्रश्न। यहां पर अगर आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ कि एक सूची दी गई है और दूसरी सूची दी गई है, तो उसमें मिलान करना है कोशों का, इन ऊर्जाओं से मिलान करना है कि किससे क्या संबंध है। अगर बात करें अन्नमय कोश की, तो अन्नमय कोश जो कहते हैं हम स्थूल शरीर को बोलते हैं सर, ये बिल्कुल ठीक बात है। प्राणमय कोश आपकी ऊर्जा का प्रतीक होता है, मीन्स जितनी आप में प्राण शक्ति है उतनी ही आप में ऊर्जा है। इसके बाद में मनोमय कोश। मनोमय कोश की अगर बात की जाए तो सर मन से संबंधित है, और बात करें अगर हम आनंदमय कोश की तो आनंद से संबंधित है सर। सिंपल सा आंसर है। ए का हमारा 4 आंसर होना चाहिए सर। ए का 4 2 जगहों पर है, बी का सर 3 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन हमें ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा यहाँ पर। और सी का सर 2 है, सही है, और डी का 1 होना चाहिए, ये भी हमारा ठीक है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर 4 एक्यूरेट हो जाएगा। यहां पर आपको एक बात और जाननी आवश्यक है कि पंचकोश किस जगह पर बताए गए हैं। पंचकोश जो है तैत्तिरीय उपनिषद में आते हैं, तैत्तिरीय उपनिषद में। और इसी के साथ में आपको यह भी पता होना चाहिए कि पांचों कोशों में से यहाँ पर 4 दिए गए हैं, एक कौन सा है एक और, तो सबको अरेंज करना पता होना चाहिए। अन्नमय कोश सबसे पहले अन्नमय होता है, फिर प्राणमय कोश होता है, फिर मनोमय कोश होता है, फिर विज्ञानमय कोश होता है जो यहाँ पर नहीं दिया गया है, विज्ञानमय कोश, और एक आनंदमय कोश होता है। तो इस तरीके से कल को आपको प्रश्न हो सकता है कि आपके सीक्वेंस में अरेंज करना आए ना, तो उसके लिए भी आप रेडी रहेंगे। 4 और 5 यही तरीका है आपके पीवाईक्यू करने का। तो अगर ये चीज पता है तो आप इजीली उनको कर पाएंगे। इस तरीके से यदि आपको पता है तो आप इजीली प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन। इसमें भी सूची दी गई है, आपको 2 सूचियां दी गई है और उनको मिलान करना है और उसी के अनुसार आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले कहा गया है कूरम नाड़ी। तो अगर आपने योग सूत्र देखा है तो आपको देखते ही प्रश्न पता लग गया है कि ये योग सूत्र से ही प्रश्न पूछा गया है। विभूतिपाद से ये सारे सारे सूत्र पूछे गए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वहां से अपने को आंसर देना है। तो आप विभूतिपाद में जाओगे, वहां पर कूरम नाड़ी को देखो तो कूरम नाड्यम स्थैर्यम ऐसी बात आपको देखने को मिलेगी। जो कि सूत्र संख्या क्या है, अगर सूत्र संख्या आप देखेंगे तो जो तीसरा अध्याय आपका जिसको हम विभूतिपाद के नाम से जानते हैं, वहां पर 31 नंबर जो सूत्र है ये दिया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट है नाभि पर। नाभि चक्रे क्या होगा, काय व्यूह ज्ञानम, इस तरीके से आपको आंसर होगा। तो ये जो दिया गया है तीसरे अध्याय में 29 नंबर सूत्र दिया गया है। अगला अगर देखें आप कंठकूपे, तो कंठकूपे शुद्ध पिपासा निवृत्ति, इस तरीके से आपको दिखेगा कि भूख और प्यास का अभाव हो जाता है कंठकूप में संयम करने से। तो ये भी आपका नेक्स्ट जो है 30 नंबर हो जाएगा, तीसरे अध्याय का ही 30 नंबर सूत्र हो जाएगा। अगला अगर देखें आप मूढ़ ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, तो यहां पर ये हो जाएगा। तो इसका सूत्र संख्या आप अगर देखेंगे
तो 3/32 सारे एक दूसरे से मिले हुए 29, 30, 31, 32 इस तरीके से कंटिन्यू सीक्वेंस में चल रहे हैं सारे के सारे। फिर नेक्स्ट है चंद्र, चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम, कि चंद्रमा पर अगर आप संयम करेंगे तो आपको तारों की स्थिति का ज्ञान होने लगता है। ये है 3 का 27 नंबर सूत्र संख्या है। तो इस प्रकार से आपके सारे के सारे सूत्रों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। तो उसी से प्रश्न पूछा गया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके योग सूत्रों से ही प्रश्न कोरिलेट किया गया, विभूतियों से प्रश्न आया। तो आपको ये जो है विभूतियां जो है अच्छे से पता होनी चाहिए, अन्यथा आप कोशिश करें सूत्रों को दिन में प्रतिदिन एक बार जरूर देखें, रटे ना। अगर रट लें तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं रटा जाता तो एटलीस्ट पढ़ें जरूर डेली। इससे क्या होगा कि आपकी वाणी को अभ्यास हो जाएगा। तो जैसे आप कुरम नाडी का नाम लेंगे तो एकदम से क्लिक करेगा कुरम नाड्यम स्थैर्यम ना, तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा और आपका प्रश्न ठीक हो जाएगा। तो एक बार पढ़ना जरूर है। बहुत से बच्चे कहते हैं, शिकायत करते, सर हमें याद नहीं होता है, याद नहीं होता है। तो आपको याद हो या ना हो, आपका काम है, आपकी ड्यूटी है पढ़ना, बारंबार पढ़ना, याद हो या ना हो। तो जैसे जैसे पढ़ोगे ऑब्जेक्टिव स्टडी, और जैसे ही आपके सामने एक वर्ड आएगा तो आप उसको ऑटोमेटिकली आपका दिमाग पकड़ लेगा। तो पढ़ना जरूरी है, यहाँ पर याद हो या ना हो डजेंट मैटर, पढ़ना बहुत जरूरी है। अपना 100% दीजिए पढ़ने में, पढ़ने में 100% देना ही देना है आप सभी को। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर जो है आपका 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 एक्यूरेट हो जाएगा। तो इसी के साथ में हमारा ये पार्ट 8 जो है कंप्लीट होता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएं, फेसबुक पर शेयर करें। क्या पता इस तरीके से ये कार्य करने से क्या पता भगवान आप पर कृपा करते और आपका शायद जेआरएफ हो जाए। तो इसी के साथ में दोस्तों थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और साथ में दिया गया बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको सबसे पहले हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन जरूर मिले। सो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद।